हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग जोन। मेरा नाम सुमित मिश्रा है और मैं लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लेके आया हूं। आज हम इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। ये चैप्टर आपको कंप्लीट हमारे लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा। कंप्लीट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, तो आप कंप्लीट स्टडी इस चैप्टर की हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। पार्ट 1 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मैं आपके लिए लेके आया हूं और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड में हैं या एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, वो आराम से हमारे इस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आप स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहला टॉपिक जो है एनसीईआरटी बेस्ड, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होता है स्टूडेंट, वो है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो प्रकार का है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहले स्टूडेंट जानते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ी और ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। देखो, शुरुआत में जब केमिस्ट्री में डिस्कवरीज हो रही थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और रिएक्शंस के बारे में, तो सबसे पहले यह पता किया गया कि भाई जब भी कोई केमिकल सब्सटेंट रिएक्ट होता है, यानी मान लीजिए जब कोई रिएक्टेंट रिएक्ट होता है तो हमको पता है क्या देता है, वो प्रोडक्ट देता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो क्या देता है, H2O देता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहां पर रिएक्टेंट है और H2O यहां पर क्या है, प्रोडक्ट है। तो इनमें कोई ना कोई लॉ जो है वो लगता है, कोई ना कोई रूल्स को ये फॉलो करते हैं। उन्हीं लॉ को वेरियस साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया और लॉज हमारे सामने दिया। क्लास 9th में स्टूडेंट्स हमारे सामने दो लॉ है। आगे चल के फ्यूचर में जब क्लास 11th में आप जाएंगे तो ये और भी एक्स्ट्रा लॉज आपको इसमें मिलेंगे, बट क्लास 9th में हमारे सामने दो लॉ है रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस या केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है केमिकल्स का रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो पहला लॉ है। चलिए समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जैसे आप देख सकते हैं लिखा ही हुआ है, मास का कंजर्वेशन होता है रिएक्शंस में। ये लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था 1774 में। तो ये लॉ है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका दूसरा मतलब यह भी होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यस, यानी कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का टोटल मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी सेम मास रहता है। मैं कहना के मतलब ये है स्टूडेंट, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि मैं इस केमिकल रिएक्शन में, आप देख सकते हैं यहां आपके सामने केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ये रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है। मान लीजिए मैं कहता हूं स्टूडेंट कि कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास 100 ग्राम है। कितना है स्टूडेंट्स, 100 ग्राम है। मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया और मुझे कहीं से पता लगा कि प्रोडक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना बन रहा है, 44 ग्राम बन रहा है। मुझे पता लगा कि 44 ग्राम मेजर किया मैंने, पता लगा। तो मैं पता करना चाहता हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड वहां पर कितना है। मुझे कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में नहीं पता, तो इस लॉ का यूज करके स्टूडेंट मैं पता कर सकता हूं, क्योंकि लॉ यही हमको समझा रहा है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है। यानी कि स्टूडेंट मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि 100 ग्राम जो हमारा रिएक्टेंट है इज इक्वल्स टू x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 44 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से मुझे x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 44, दैट इज 56 ग्राम क्या मिल जाएगा, यहां पर मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमने कैसे फाइंड आउट किया,
किस लॉ को यूज करके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करके हमने इसको फाइंड किया, है ना स्टूडेंट। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अमोनिया गैस है मेरे पास। क्या है ये? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस है मेरे पास, ठीक है, अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस से मैंने बनाया नाइट्रोजन गैस, और क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पर 2NH3 N2 प्लस 3H2। ये रिएक्शन भी या सभी केमिकल रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि अमोनिया गैस जो है इसका वेट मैंने किया, मुझे कितना मिला? 80 ग्राम यहां पर अमोनिया गैस का वेट मिला, ठीक है। मैंने नाइट्रोजन का वेट किया, नाइट्रोजन की गैस जो है मान लीजिए मुझे कितनी मिल गई? 50 ग्राम मुझे यहां पर नाइट्रोजन मिला। और मैं पता करना चाहता हूं कि हाइड्रोजन का मास कितना होगा। तो स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? 80, और प्रोडक्ट का टोटल मास कितना हो जाएगा? 50 प्लस x। तो यहां से हमको स्टूडेंट्स x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हमारे लिए x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30 ग्राम, यानी कि यहां पर हमको N2 कितना मिलेगा? 30 ग्राम। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि मैंने ये कैसे किया। मैंने ये किया इस लॉ को लगा के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और इन अदर वर्ड्स इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो बच्चों लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में हम आपके लिए कंप्लीट चैप्टर लेके आने वाले हैं। अगर मैंने आज ये चैप्टर यहां स्टार्ट किया है तो मैं लास्ट तक इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन अलग अलग पार्ट में आपके लिए लेके आऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर का शुरू का पार्ट, जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए, तो आप आई होप समझ चुके होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल के साथ में, ये भी एग्जाम्पल 2 में लिख देता हूं मैं, इसको एग्जाम्पल 2 लिख देता हूं। ये आपका एग्जाम्पल 2 हो गया, और इसके पहले जो था वो कौन सा हो गया आपका? ये एग्जाम्पल 1 हो गया आपका। आपने इस एग्जाम्पल 1 ले लिया, इसको एग्जाम्पल 1 कर लो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ क्या है हमारा, देखते हैं। यस स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां पर हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन, एक क्या लिया, ये ग्लास का फ्लास्क लिया, कैनोनिकल फ्लास्क लिया। मान लीजिए जब ये कैनोनिकल फ्लास्क क्या था? खाली था, यानी क्या था? एम्प्टी था। तो एम्प्टी ग्लास का मास मान लो 10 ग्राम था। ऐसा मान लो कि एम्प्टी ग्लास का मास कितना था? 10 ग्राम। अब हमने क्या किया, इसमें ये जो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। किसका? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया मान लीजिए हमने। और ये जो टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रहा है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया। आप देख सकते हैं ये एक थ्रेड से बंधा हुआ है, यानी अभी तक ये रिएक्शन नहीं किया हुआ है। तो मान लीजिए कि मैंने जब खाली वेसल को मेजर किया तो 10 ग्राम का आया, और जब मैंने इसमें NaCl और टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया और टोटल मेजरमेंट किया, तो टोटल मास मुझे इसका मिला, टोटल मास मान लीजिए मुझे इसका मिला 15 ग्राम। मान लीजिए 15 ग्राम। आई होप आप सिचुएशन को समझ रहे होंगे। यहां पर हमने क्या किया, खाली फ्लास्क को मेजर किया 10 ग्राम, और जब इसमें दो सॉल्यूशंस मिला दिए, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है और एक फनल में पड़ा हुआ है। अभी तक इनको हमने मिक्स नहीं किया, रिएक्शन नहीं हुआ, ये थ्रेड के थ्रू बंधा हुआ है। तो उसका मास आया 15 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल 15 ग्राम आया। किसका? टोटल मास इसका, इसके साथ में, टेस्ट ट्यूब के साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
अब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे डिफाइन करता है। आप क्या करेंगे, थ्रेड को कट कर देंगे या ढीला कर देंगे। थ्रेड को ढीला करेंगे तो टेस्ट ट्यूब इसमें डिप हो जाएगा, और जैसे ही इसमें टेस्ट ट्यूब डिप हो जाएगा तो यहां एक रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, NaCl जो है वो AgNO3 के साथ यहां पर था, यहां पर रिएक्ट हो गया तो ये प्रोडक्ट में क्या देगा, AgCl प्लस क्या देगा, NaNO3 हमको, यानी सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड यहां पर हमको देगा। सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, किस फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रह जाता है रिएक्शन के अंदर में। तो स्टूडेंट अब देखो हम क्या करेंगे, इस टोटल सिस्टम का मास मेजर करेंगे। क्या करेंगे, टोटल सिस्टम का मास मेजर करेंगे। तो इस टोटल सिस्टम का जो भी मास आएगा वो एग्जैक्टली स्टूडेंट कितना आएगा, 15 ग्राम ही आएगा, क्योंकि इसका जब टोटल मास 15 ग्राम था तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी टोटल मास कितना आएगा स्टूडेंट, 15 ग्राम ही आएगा। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपने लिया है उतना ही प्रोडक्ट आपको वहां पर रिजल्ट में मिलेगा। यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर मैंने खाली वाले का कितना लिया, 10 ग्राम। यहां पर फिर मैंने दोनों सॉल्यूशन और पूरे फनल को एक साथ मेजर किया तो कितना लिया, 15 ग्राम। अब ये जो दोनों सॉल्यूशंस थे यहां पर ये और ये, इन दोनों को मिला दिया तो टोटल सिस्टम का मास कितना आएगा, 15 ग्राम। यानी ये फनल का भी और ये सॉल्यूशन का भी 15 ग्राम ही क्यों आएगा, क्योंकि रिएक्शन के पहले भी वो 15 ग्राम था और रिएक्शन के बाद भी वो क्या रहेगा, 15 ग्राम। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और अगर आप यहां पर वाले मास से खाली वाले का मास माइनस कर देंगे, यानी 15 ग्राम से 10 ग्राम को माइनस कर देंगे, तो रिएक्टेंट जितना था एग्जैक्टली प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, उतना ही बचेगा यहां पर। ये एक एक्सपेरिमेंट था, क्या पता करने के लिए कि मास कंजर्वेशन कैसे होता है। चलिए स्टूडेंट अब हम चलते हैं अगले लॉ की तरफ जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। J.L. प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने 1799 में दिया था। इसने कहा था अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फिर से देखिए क्या बोलता है, अ केमिकल कंपाउंड। चलिए मैं केमिकल कंपाउंड ले लेता हूं, मान लीजिए मैं H2O ले लिया। आप कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, आप CO2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, या कुछ भी ले सकते हैं। मैंने H2O ले लिया। इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। यानी ये H2O जो है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है, तो यहां पर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 ग्राम एक हाइड्रोजन का मास होता है। तो 2 ग्राम कितने हाइड्रोजन का मास होगा, 2 का, तो टोटल मास कितना आएगा, 2 ग्राम। और इसमें ऑक्सीजन का मास कितना आएगा, 16 ग्राम। तो यहां पर ये कितना हो गया, 16। तो अगर मैं स्टूडेंट H2O में दोनों एलिमेंट्स का मास रेशियो लूं, मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन H2O दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो स्टूडेंट ये कितना मिलेगा मुझे, 2:16, दैट इज ये कितना मिलेगा, 1:8 मिला। अब ये जो 1:8 रेशियो है ये यूनिवर्सली कांस्टेंट रहेगा, यही तो ये कह रहा है। अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, ऑलवेज मतलब हमेशा H2O में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 रहेगा। हमेशा मतलब मान लो, मैं आपको समझाता हूं, देखो मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, एग्जांपल समझो। हमने वाटर के बारे में देखा, वाटर आप चाहे ऑब्टेन कहां से करो, रिवर वाटर ले लो, ये रिवर वाटर ले लो, यहां पर भी H2O का फॉर्मूला तो यही रहेगा ना। या फिर आप रेन वाटर ले लो, रेन वाटर में भी H2O का फॉर्मूला वही रहेगा। या फिर आप टैप वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, वहां पर भी H2O का फॉर्मूला वही रहेगा।
या फिर पानी को किसी दूसरे कंट्री से ले लो, आपकी मर्जी है, साउथ अफ्रीका से ले लो, इंडिया से ले लो, अमेरिका से ले लो, वहां पर भी H2O का फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा। यानी कि H2O किसी भी सोर्स से उठाया जाए उसका मास रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक रिवर, रेन टैप इन फ्रॉम एनी कंट्री ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विथ फिक्स्ड प्रोपोर्शन 1:8। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप H2O नहीं किसी और एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हो। जैसे मान लो कि मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं इस बात को, एग्जाम्पल 2 लेके समझाता हूं। मैंने कहा कि C+O2 से क्या बनता है, CO2 बनता है, और मैंने कहा CH4 प्लस ऑक्सीजन से भी H2O और क्या बनता है, CO2 बनता है। यानी कि आप देख सकते हो ये दोनों अलग अलग केमिकल रिएक्शंस है, ये दोनों अलग अलग केमिकल रिएक्शंस है, ये अलग केमिकल रिएक्शन है, ये अलग केमिकल रिएक्शन है। दोनों में ही कौन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा तो होगा नहीं कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो अलग होगा और यहां पर कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो अलग होगा। कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है, जो मास रेशियो है वो कितना रहेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन कितना है यहां पर 2, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना हो गया 32। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं तो ये आएगा 3:8। कितना आया ये आया आपका 3:8। यानी कि बच्चों CO2 चाहे इस रिएक्शन से आया, CO2 चाहे इस रिएक्शन से आया, या CO2 किसी भी रिएक्शन से आ रहा हो, या CO2 आपके एयर में हो, या CO2 इंडस्ट्री से निकल रहा हो, या CO2 व्हीकल से निकल रहा हो, कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 3:8 रहेगा। यही ये लॉ समझाना चाहता है कि कोई भी एलिमेंट ले लो, द केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो जब भी आपको लिखना हो आप H2O का और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिख सकते हैं। H2O में आप बता सकते हैं कि यस आप H2O को किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो, H और O का मास रेशियो हमेशा कितना रहता है, 1:8 रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी रिएक्शन में ऑब्टेन करो या किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहता है, मास रेशियो 3:8। बट याद रखिए स्टूडेंट यहां पर मास रेशियो की बात हो रही है, किसकी हो रही है, मास रेशियो की। आई होप बच्चों मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी का पार्ट 1 आपके सामने लेके आया था। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा आपको नेक्स्ट आगे के टॉपिक के साथ में है। ऐसे ही करके ये वाला चैप्टर मैं आपको कंप्लीट यूट्यूब में पढ़ा के दूंगा विथ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, कंप्लीट फ्री रहेगा आपके लिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।